Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So my name is Mohammad Sanaz, and in this video we are going to discuss about insolation. So in this video we are discuss about insolation, definition of insolation and what it means and what all are the factors that are responsible for the insolation. Insolation को basically हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूर्यताप जिससे हमें जो हमारा अर्थ है पृथ्वी है कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द अर्थ रिसीव्स हीट एनर्जी फ्रॉम द थ्री बेसिक सोर्सेस। अब तीन बेसिक सोर्सेस कौन सा है? सबसे पहला है सोलर रेडिएशन जो सन के थ्रू प्राप्त होता है, ग्रेविटी एंड द इंडोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस में बेसिकली ऑल द टेक्टोनिक एरियाज जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज होते हैं हमारे विद इन द अर्थ सरफेस, उसके थ्रू हमारा अर्थ एनर्जी रिसीव्स करता है। दूसरा ग्रेविटी के थ्रू, और तीसरा जो मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ जो एनर्जी रिसीव करता है, हीट रिसीव्स करता है, वो बेसिकली सोलर रेडिएशन है। इसी सोलर रेडिएशन को हम लोग इंसोलेशन भी बोलते हैं। सो इंसोलेशन और सोलर रेडिएशन इज सेम। सो द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड बाय द from the sun transmitted in the form of analogs to short waves and traveling at the rate of 1.86 lakh miles per second is called solar radiation. So basically this was the definition of insolation which was given by J.T. Trevartha. So this is the definition of insolation by J.T. Trevartha. So in this video this is a simple diagram of insolation where this represents sun and the amount of energy that is emitted from the sun is reaching towards the earth. अब बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कहीं पे डायरेक्ट सनरेज आ रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहीं कहीं जो सनरेज रिसीव हो रहे हैं वो बेसिकली स्मॉलर एंगल पे हो रहा है। अब इसमें क्या होता है ना, बेसिकली ये अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो एनर्जी रिसीव करता है इसमें डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है, एंगल होता है, वो टिल्ट हो जाता है जिसकी वजह से एंगल ऑफ जो सनरेज होता है वो कम हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा इंसोलेशन है ना वो कम प्राप्त होता है। वो कैसे होता है हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। सो बेसिकली ये हमारा सन है, यहाँ ये सन बेसिकली जो है वो बेसिकली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और ये जो एनर्जी है ना ये बेसिकली अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहा है। सो बेसिकली जो अर्थ सरफेस में बेसिकली अर्थ जो रिसीव कर रहा है ना एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसोलेशन। सो लेट्स clear this concept from further explanation. So basically now we are going to discuss about the mechanisms of solar radiation. So basically what are the mechanisms that are associated with the sun? अब बेसिकली सन में बेसिकली बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। यहाँ पे हम लोग मेनली पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सन। वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो सन है, मिल्की वे गैलेक्सी एकमात्र हमारा गैलेक्सी है। सो माफ करना, बेसिकली एकमात्र गैलेक्सी नहीं, बेसिकली एकमात्र सन है, यानी कि एकमात्र स्टार है जो हीट रेडिएट कर रहा है मिल्की वे गैलेक्सी में। सो बेसिकली जो हीट रेडिएट कर रहा है वो कैसे रेडिएट कर रहा है वो हम लोग इस मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, और कुछ फैक्चुअल जो डाटा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली जो हमारा सन है वो रेडिएट एनर्जी कैसे करता है। सो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो हमारा सन का जो कॉम्पोजिशन है वो बेसिकली मेनली हाइड्रोजन और हीलियम है। वो लोग मानते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना वो बेसिकली कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो जा रहा है हीलियम में ड्यू टू एनर्मस कन्फाइनिंग प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। इसके वजह से हमारा जो हाइड्रोजन गैस है सन का वो बेसिकली हीलियम में चेंज हो रहा है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। सो बेसिकली इसके वजह से क्या होता है ना, ये इट जनरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। सो बेसिकली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम, ये बेसिकली इस फॉर्मेशन हीलियम का जो फॉर्मेशन होने के प्रक्रिया में बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है, और इसी एनर्जी को बेसिकली सन बेसिकली रेडिएट्स करता है थ्रू ऑल देयर सराउंडिंग्स, और हमारा जो अर्थ है वो रिसीव करता है इसी सोलर रेडिएशन को, इसी सोलर हीट को। So the amount of solar radiation or the solar energy received on a unit area of the surface facing the sun at the average distance between the sun and the earth is also more or less यानी कि सेम रहता है, is called a solar constant. So basically जितने भी सारे एनर्जी रेडिएट करते हैं सन और जो हमारा अर्थ रिसीव्स करता है पर यूनिट में, वो बेसिकली सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। ये जो सोलर कांस्टेंट है ना वो बेसिकली 2
कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है। सो 2 कैलोरी नहीं, 1.94 एक्यूरेट अगर देखा जाए ना तो 1.94 कैलोरीज होता है। बट यहाँ पे अप्रोक्स में दिया हुआ, कहीं जितने भी सारे बुक्स है ना, बुक्स में बेसिकली अलग अलग दिया रहता है। तो यहाँ पे मान लो जो एक्यूरेट जो हमारा सोलर कांस्टेंट है ना, वो बेसिकली 1.94 है। सोलर कांस्टेंट मतलब बेसिकली एक यूनिट एरिया में बेसिकली कितना कैलोरीज, कितना जो सोलर रेडिएशन रिसीव हो रहा है हमारा अर्थ सरफेस में, वो बेसिकली 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रीजन में पर मिनट हमारा 1.94 या फिर 2 कैलोरीज एनर्जी रिसीव हो रहा है। सो बेसिकली ये हमारा हो जाता है मैकेनिज्म ऑफ सोलर रेडिएशन। अब हम लोग फैक्ट्स को पढ़ते हैं। सो बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर ऑफ सन है, आउटसाइड द सन है, वो बेसिकली 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में 11000 degree Fahrenheit. The highly incandescent gas of the sun's surface being heated from the below emits bundle of energy called photons. So basically जितने भी सारे एनर्जी रिलीज करता है सन, उसको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। और बेसिकली फोटोन से हमारा एक फोटोनोस्फेयर है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, वैसे ही सन का फोटोनोस्फेयर होता है। So which is in fact the particle of radiation which has the property of wavelength। फोटोन समझ में आ गया कि जितने सारे हीट जो एनर्जी ट्रांसमिट करता है, एमिट करता है फ्रॉम द इनसाइड द सन, उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। सो द सोलर एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द सन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो बेसिकली जितने भी सारे सोलर जो एनर्जी रेडिएट करता है सन टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग एरियाज, जैसे कि अगर हम लोग सन का सबसे नजदीक प्लेनेट बात करें तो मरकरी है। तो बेसिकली मरकरी में जितने भी सारे सोलर रेडिएशन होंगे ना, जो सोलर रेडिएशन आएगा वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आएगा, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ साथ शॉर्ट वेव रेडिएशन भी कहा जाता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन इसीलिए क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है ना, वो बेसिकली कम होता है। और एक होता है बेसिकली लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। लॉन्ग वेव रेडिएशन में बेसिकली जितने भी सारे आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल हीट है ना, वो होता है। हम लोग फर्दर इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आ गया। सो बेसिकली इसका जो ट्रेवलिंग स्पीड है ना, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, जिसको माइल्स में अगर कन्वर्ट करें तो 1.86 लाख माइल्स पर सेकेंड हो जाता है। सो द सोलर एनर्जी रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन। इंसोलेशन समझ में आ गया कि पर यूनिट एरिया में जितना हमारा अर्थ जो सन का एनर्जी रिसीव करता है, वो बेसिकली सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन बोलते हैं उस प्रक्रिया को। सो द एनर्जी फ्रॉम द सन इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो बेसिकली ऑल द energy that are received by the earth surface is known as electromagnetic waves। इसी को हम लोग सोलर रेडिएशन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट वेव रेडिएशन भी बोलते हैं। सो इट कंप्लीटली टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ सरफेस। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ और सन का जो अप्रोक्स डिस्टेंस है ना, वो बेसिकली 150 मिलियन किलोमीटर है। अब बेसिकली ये जो 150 मिलियन जो ट्रेवल करता है ना, वो बेसिकली 8 मिनट 20 सेकेंड में ट्रेवल करता है 150 मिलियन किलोमीटर। आप ये बेसिकली लाइट का जो है ना स्पीड है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ सन रेज टू रीच द अर्थ सरफेस आफ्टर कवरिंग एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर। सो बेसिकली 150 मिलियन किलोमीटर ये ट्रेवल करता है, और उस ट्रेवलिंग टाइम जो बेसिकली कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम लगता है। सो अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे जो हमारा सनराइज है, इसके कुछ स्पेक्ट्रा रहता है, बेसिकली 4 स्पेक्ट्रा रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्पेक्ट्रम में बेसिकली होता क्या है, ये गामा रेज जितने भी होते हैं, हार्ड एक्स रेज, सॉफ्ट एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, दैट आर कम्स अंडर फर्स्ट स्पेक्ट्रम। इसके बाद सेकेंड स्पेक्ट्रम में बेसिकली ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर विजिबल लाइट्स या फिर रेज विच इंक्लूड्स वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो बेसिकली ऑल द विजिबल लाइट्स आर कम्स अंडर सेकेंड स्पेक्ट्रम, और ये बेसिकली 41% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ सोलर ये कंसिस्ट करता है। अब थर्ड स्पेक्ट्रम में क्या होता है ना, जितने भी सारे इंफ्रारेड
रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज स्पेक्ट्रम होता है, वो बेसिकली थर्ड स्पेक्ट्रम में आता है, जिसका जो वेवलेंथ होता है ना वो बेसिकली 0.7 माइक्रोन से लेकर के 300 माइक्रोन्स तक होता है। अब फोर्थ स्पेक्ट्रम में बेसिकली ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोवेव्स। सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, ये लॉन्ग वेव्स रहते हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से जिसमें माइक्रोवेव्स, राडार वेव्स और रेडियो वेव्स आते हैं, जिसका वेवलेंथ बेसिकली वो 0.03 सेंटीमीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक रहता है। सो बेसिकली दिस आर द 4 स्पेक्ट्रम ऑफ फोटॉन्स या फिर सोलर रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन हमारे अर्थ में बेसिकली हम इस वीडियो में रिवॉल्यूशन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो बेसिकली कंप्लीटली इट टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट इट रिवॉल्यूशन। सो रिवॉल्यूशन जो 365 डेज में कंप्लीट करता है, और उस दौरान बेसिकली कितना ज्यादा हमारा जो इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे अर्थ सरफेस में हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली जो हमारा जो डायरेक्शन होता है ना जो रिवॉल्यूशन का, वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है। अब इसी डायरेक्शन में बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे ना जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन होता है, और उस पॉइंट में बेसिकली जो सन और जो अर्थ का डिस्टेंस होता है ना जब मैक्सिमम होगा तो सभी दूरी जो है ना वो दूर हो जाएगा। अब इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो जब हमारा मैक्सिमम सनरेज इंसोलेशन होगा ना वो बेसिकली उस टाइम पे जो होगा ना वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी पे होगा। अब ऐसा क्यों होता है, मैक्सिमम दूरी पे नहीं होना चाहिए। अब अगर कॉन्सेप्ट लॉजिक की बात करें तो अगर हमारा अर्थ अगर इंसोलेशन रिसीव करेगा, मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव करेगा, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है ना वो कम हो जाना चाहिए। यानी कि जो हमारा सन और जो हमारा अर्थ का डिस्टेंस है ना मैक्सिमम वो बेसिकली 152 मिलियन किलोमीटर है, और जो मिनिमम वो बेसिकली 147 है। तो बेसिकली यहाँ होना चाहिए कि 147 में बेसिकली मैक्सिमम इंसोलेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम इंसोलेशन बेसिकली 152 मिलियन किलोमीटर में होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। सो बेसिकली डिफरेंट टाइम या फिर डिफरेंट डेट्स में बेसिकली अलग अलग टाइप के इंसोलेशन रिसीव्स होता है, और ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है यहाँ पे। जैसे कि वर्नल इक्विनॉक्स सबसे ज्यादा गर्मी इस टाइम पे होता है जो कि 21 मार्च। इसमें बेसिकली 12 आवर्स ऑफ डे रहता है, 12 आवर्स ऑफ नाइट रहता है। अब वैसे ही ऑटमनल इक्विनॉक्स इसमें भी बेसिकली 12 आवर डे रहता है, यानी कि 12 घंटा दिन रहता है, 12 घंटा नाइट रहता है, जो कि डेट है 23 सितंबर और 21st मार्च। सो बेसिकली 21st मार्च इज नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स 23rd सितंबर। वैसे ही सॉल्स्टाइस होता है। सॉल्स्टाइस में बेसिकली या तो सबसे लंबा दिन रहेगा या तो सबसे छोटा दिन रहेगा। सो बेसिकली विंटर सॉल्स्टाइस में क्या होता है ना सबसे लंबा। सो बेसिकली विंटर सॉल्स्टाइस में क्या होता है ना सबसे लंबा ना वो बेसिकली रात होता है, और जो दिन का ड्यूरेशन होता है ना वो घट जाता है। अप्रोक्स 10 आवर्स जो विंटर सॉल्स्टाइस में है ना वो दिन का ड्यूरेशन होता है, और बेसिकली 14 आवर्स हो जाता है नाइट का ड्यूरेशन, जिसके वजह से जो दिन में इंसोलेशन बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं उसको। ये बेसिकली 22 ऑफ दिसंबर में होता है, और एक होता है समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस में बेसिकली क्या होगा ना यहाँ पे ठीक वाइस वर्सा होगा, 14 आवर्स ऑफ डे हो जाएगा और 10 आवर्स ऑफ नाइट हो जाएगा। 14 आवर्स जब डे होगा ना तो मैक्सिमम इंसोलेशन होगा, और मिनिमम जो रात है ना वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा ठंड होगा, साथ ही साथ बहुत ही कम समय में रात गुजर जाएगा। सो बेसिकली ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस में बेसिकली जो ड्यूरेशन ऑफ नाइट होता है ना वो लंबा होता है, और समर सॉल्स्टाइस में ना जो ड्यूरेशन ऑफ डे वो लंबा होता है। ये डिफरेंस है बेसिकली सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स में। इक्विनॉक्स और सॉल्स्टाइस में बेसिकली यही डिफरेंस है कि इक्विनॉक्स में बेसिकली
12 आवर्स ऑफ डे 12 आवर्स ऑफ नाइट इक्वल रहता है। और सोल्स्टाइस में बेसिकली एक ऐसा टाइम आएगा टू सबसे ज्यादा लंबा दिन रहेगा, सो सबसे कम जो नाइट रहेगा। दो पॉइंट ऐसा रहेगा पूरे के पूरे एक रिवॉल्यूशन ऑफ सन में। सो बेसिकली आई होप कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। सो जो सबसे पहला फैक्टर्स है ना, वो बेसिकली एंगल ऑफ द सन रेज। अब मैंने सबसे जो वीडियो के इंट्रोडक्शन में बोला था कि जो हमारा एंगल होता है ना, वो टिल्ट होने की वजह से, ऑब्लिक सनरेज होने की वजह से जो मैक्सिमम सनरेज वो मैक्सिमम इंसोलेशन प्राप्त नहीं कर पाता है। अब ये कैसे होता है? अब देखो यहाँ पे जो डायरेक्ट सनरेज वो बेसिकली 90 डिग्री में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, जिसके वजह से यहाँ पे जो एरिया है ना, वो एरिया बेसिकली मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम एरिया हो जाएगा। मिनिमम एरिया होने की वजह से जो मैक्सिमम इंसोलेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जब सनरेज होते हैं ना, तो ये बेसिकली 90 डिग्री नहीं बन रहा, ये बेसिकली 90 डिग्री से लेस बन रहा, 90 डिग्री से लेस बन रहा। 90 डिग्री से लेस बनने की वजह से क्या होता है ना, ये जो ना स्कैटर्ड हो जाता है, ये लार्जर एरिया में कवर करता है। ये जो सनरेज होता है, ये लार्जर एरिया में जब कवर करेगा, जब एरिया बेसिकली लार्ज हो जाएगा, एरिया लार्ज हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, जो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट जो होगा ना, वो उस लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके वजह से जो हमारा इंसोलेशन है ना, इंसोलेशन में फर्क पड़ेगा, और जो सूर्य ताप होगा वो बेसिकली कम होने लगेगा। सो बेसिकली वर्टिकल रेज ब्रिंग मोर इंसोलेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री का जो वर्टिकल रेज होता है ना, वो बेसिकली सूर्य ताप ज्यादा करता है देन ऑब्लिक रेज, यानी कि ये इसको बेसिकली ऑब्लिक रेज बोला जाता है, बिकॉज वर्टिकल रेज आर स्प्रेड ओवर मिनिमम एरिया। जैसे कि मैंने बोला कि वर्टिकल रेज मिनिमम एरिया में स्प्रेड होता है, वहीं पे जो ऑब्लिक रेज होता है वो मैक्सिमम एरिया को हिट करता है। सो ऑब्लिक रेज स्प्रेड ओवर ए larger area of the earth surface and hence the amount of energy received per unit area also decreases, जैसे कि मैंने पहले बताया। सो अब सेकंड हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ डे। लेंथ ऑफ डे कैसे इफेक्ट करता है? सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ होता है वो बेसिकली 24 आवर्स होता है। एक्यूरेट 24 आवर्स नहीं होता है, बट हाँ अप्रोक्स 24 आवर्स में बेसिकली एक हमारा अर्थ चक्कर लगाता है विथ इन इट्स ऑन एक्सिस। सो बेसिकली रोटेट 24 घंटा में एक बार होता है। अब ऐसा टाइम आएगा ना, मान लो ये सन है, ये हमारा अर्थ है, अब रोटेट हो रहा। अब ये जो पोजीशन है ना अर्थ का, ये बेसिकली रोटेट होने के 12 घंटे बाद इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो बेसिकली जब यहाँ पे रहेगा ये मैक्सिमम, जब इस साइड होगा तो मैक्सिमम होगा बेसिकली इंसोलेशन, और जब पीछे हो जाएगा तो बेसिकली इंसोलेशन जीरो हो जाएगा। आई होप कि ये बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम से आई होप कि आप समझ में गए होंगे। सो जब हम लोग का बेसिकली जब शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन रहेगा, यानी कि जब लेंथ, जो डे का लेंथ वो कम रहेगा, तो बेसिकली वहां पे कम इंसोलेशन प्राप्त होगा। वहीं पे अगर डेज का जो लेंथ है ना, वो बेसिकली अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा तो बेसिकली ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होगा। वैसे कि मैंने जो अभी बताया था कि जो सोल्स्टाइस होता है ना, वो बेसिकली सबसे ज्यादा समर सोल्स्टाइस में क्या होता है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ डे होता है समर सोल्स्टाइस। जैसे इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम्स 6 मंथ्स एट द नॉर्थ पोल। अब बेसिकली ऐसे भी कोई रीजंस होता है ना, जो पोलर रीजंस होता है ना, वो बेसिकली ऐसे रीजंस होते हैं ना जो 6 मंथ लगातार वहां पे या तो दिन रहेगा या तो रात रहेगा। अब 6 मंथ्स में लगातार दिन होने की वजह से ना, वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन प्राप्त होता है लगातार 6 महीनों तक। अब ये जो 6 महीनों तक मैक्सिमम इंसोलेशन प्राप्त होता है, वो बेसिकली बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि हम लोग एक अगर फैक्ट देखें तो 6 महीने लगातार इंसोलेशन प्राप्त होने के बावजूद भी वहाँ का जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो मेल्ट नहीं होते। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, वो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है। सो इसको हम रहने देंगे सब। सो अब बस इतना समझ लो कि जितना लंबा दिन होगा उतना ज्यादा
हमारा इंसोलेशन ज्यादा होगा। सो द लेंथ ऑफ द डेज वेरीज एट ऑल प्लेसेस। सो बेसिकली लेंथ जो है ना डेज का वेरीज करता है हर जगह पे, हर लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन पे जो लेंथ ऑफ डेज रहेगा ना वो बेसिकली वेरीज करेगा, एक्सेप्ट द इक्वेटर। इक्वेटर में बेसिकली नहीं होता है। इक्वेटर के अलावा जितने भी सारे लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन होंगे ना इक्वेटर के अलावा, वहां पे जो लेंथ ऑफ डे रहेगा ना वो भी बेसिकली वेरी करेगा। अब हम लोग थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सो मैंने पहले बताया था जब हम लोग सबसे नजदीक रहेगा ना अर्थ और सन का जो सबसे नजदीक डिस्टेंस रहेगा, उस नजदीक डिस्टेंस में ना बेसिकली सबसे कम इंसोलेशन प्राप्त होगा। अब कम क्यों क्यों होगा हम लोग आगे देखेंगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए ईयर बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स। हम लोग सभी जानते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अप्रोक्स 365 डेज में रिवॉल्व करता है अराउंड इन ए एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो द एवरेज डिस्टेंस बेसिकली 93 माइल्स है जो कि 149 मिलियन किलोमीटर्स है। और जो एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे पेरिहिलियन का कॉन्सेप्ट आता है और एक एफेलियन का कॉन्सेप्ट आता है। पेरिहिलियन 3 जनवरी होता है, 3 जनवरी को होता है। और ये बेसिकली एक ऐसा टाइम होता है ना जो हमारा अर्थ होता है ना वो बेसिकली सबसे ज्यादा नजदीक होता है सन के, अप्रोक्स 147 मिलियन किलोमीटर। अब इसी 147 मिलियन किलोमीटर मैं बता रहा था कि जब हम लोग का सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा ना वो बेसिकली मैक्सिमम इंसोलेशन नहीं होगा, मैक्सिमम इंसोलेशन के बजाय हम लोग का मिनिमम इंसोलेशन होगा। वो बेसिकली इसी डेज में आता है। 3 जनवरी में मिनिमम इंसोलेशन होता है 3 जनवरी को, जिसके वजह से हमारा जो क्लाइमेट हो जाता है ना, वेदर हो जाता है, वो बेसिकली विंटर हो जाता है। विंटर का सीजन 3 जनवरी होता है। और जब हमारा एफेलियन होता है ना यानी कि सबसे जो दूर होता है ना वो बेसिकली 152 मिलियन किलोमीटर होता है। अब इसी सबसे दूर में बेसिकली 4 जुलाई को होता है। अब 4 जुलाई में जब मैक्सिमम हमारा डिस्टेंस होता है ना तो हमारा समर का सीजन होता है। समर सीजन में बेसिकली हमारा मैक्सिमम इंसोलेशन होता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। So at the time of perihelion, the Earth receives minimum amount of solar radiation, while at the time of aphelion, the Earth receives maximum amount of solar radiation. I hope कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमारा चौथा जो फैक्टर्स है that are responsible for the distribution of solar radiation, so वो है बेसिकली सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स क्या होते हैं? अब हम लोग देखे होंगे कि जो हमारा सन होगा ना वो बेसिकली सन के ऊपर बेसिकली एक छोटे छोटे धब्बे होंगे। वो जो धब्बा होगा ना वो काले रंग का होगा। अब वो जो काला रंग है वो क्यों होता है हम लोग आगे देखेंगे। सो द सन स्पॉट्स आर क्रिएटेड इन द सोलर आउटर सरफेस ड्यू टू पीरियोडिक डिस्टर्बेंस एंड एक्सप्लोजन। सो बेसिकली ड्यू टू पीरियोडिक डिस्टर्बेंस और एक्सप्लोजन की वजह से ये क्रिएट होता है सन स्पॉट्स। और बेसिकली हर एक साल में बेसिकली इसका जो नंबर ऑफ स्पॉट्स होता है ना वो वेरी करता है। और ये जो बेसिकली एक साइक्लिक नेचर में होता है जो हर 11 साल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सन स्पॉट होता है। फिर 11 साल के बाद 12वां साल में खत्म हो जाता है। फिर से 13वां साल 14 साल में स्टार्ट होते फिर 11 साल बाद यानी कि 22वां साल में मैक्सिमम सन स्पॉट होगा, फिर 23वां साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा ही ये एक साइक्लिक इन नेचर होता है। During every 11th year there is maximum number of sunspot। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सनस्पॉट होगा ना, मैक्सिमम सनस्पॉट होगा ना तो बेसिकली क्या होगा ना मैक्सिमम इंसोलेशन भी होगा। जो हीट जो इमिट करेगा ना, जो एनर्जी इमिट करेगा ना वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेगा सन। सो द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इंक्रीजेस व्हेन द नंबर ऑफ सनस्पॉट इंक्रीजेस एंड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इज आल्सो इंक्रीजेस। सो बेसिकली इसका जो फैक्टर है ना वो बेसिकली हमारा जो अर्थ है ना वो इस पे भी प्रभाव पड़ता है। अब चौथा जो फैक्टर है वो बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो वेदर फेनोमेना होता है जिसके वजह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन है वो अफेक्ट करता है, हम लोग आगे देखेंगे। सो सबसे जो पहला होता है ना वो एब्जॉर्प्शन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलर रेडिएशन और द इनकमिंग सोलर रेडिएशन हैज टू पास थ्रू थिक लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर हेंस इट इज पार्शली एब्जॉर्ब। कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ ग्राउंड सरफेस में चल जाता है और कुछ स्कैटर्ड भी हो जाता है। सो एब्जॉर्ब जो होता है ना वो बेसिकली 14% ऑफ द
अर्थ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू डिफरेंट गैसेस लाइक ओजोन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। सो ये याद रखना कि जो ओजोन गैस है ना वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन में काम आता है। ऑक्सीजन गैस भी एब्जॉर्प्शन करता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एब्जॉर्ब करता है। और उसके साथ बेसिकली कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और जो वाटर वेपर भी होता है और हेज भी होता है वो भी बेसिकली एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। सो बेसिकली ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ 0.02 microns और 0.29 microns आर एब्जॉर्ब बाय ऑक्सीजन एंड ओजोन। और जो 0.9 से लेकर के 2.1 माइक्रोन तक होता है ना वो बेसिकली वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो सेकंड होता है वो बेसिकली स्कैटरिंग होता है। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन हमारा एटमॉस्फेयर में होता है, सेकंड हमारा होता है स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग में 23% ऑफ द ऑल द सोशल ऑल 100% ऑफ ऑल द रेडिएशन दैट आर 23% of that 100% is scattered in the atmosphere by the dust particles. So basically in this 6% were reflected back to the outer surface। और हमारा थर्ड जो होता है ना वो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है। जितने भी सारे जो सनरेज होते हैं ना वो बेसिकली रिफ्लेक्ट भी हो जाता है टू द आउटर सरफेस, सॉरी टू द आउटर एटमॉस्फेयर। सो इसको बेसिकली एल्बेडो भी कहा जाता है। सो ऑल द पोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या फिर सोलर रेडिएशन एनर्जी दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड एल्बेडो। सो बेसिकली याद रखना एल्बेडो टर्म, एल्बेडो refers to albedo refers to all the solar radiations that are reflected to the outer atmosphere, उसको हम लोग एल्बेडो बोलते हैं। सो आई होप कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आपका जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।